हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे बात होंगे, उम्मीद है जबरदस्त होंगे, उम्दाबाद होंगे। आज मैं आप लोगों को सीटेट का एग्जाम चल भी रहा है, आप लोगों को पता भी होगा या कुछ लोग देख चुके होंगे। मैंने एनालिसिस में देखा है कि सीटेट का एग्जाम पैटर्न कुछ 10 तारीख से चेंज कर दिया गया है। उसमें एनसीएफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं और हुआ ये है कि उसमें क्या कि ईवीएस को ज़्यादा सरल मानते हुए उन्होंने क्वेश्चन को एनसीएफ से पकड़ने की कोशिश की है और एनसीएफ से ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। फ्रेंड्स, तो मैं आज उन्हीं पे चर्चा करता हूं क्योंकि एनालिसिस ये बोल रहा है कि एनसीएफ की तरफ ज़्यादा पकड़ करने लगा है। तो फ्रेंड्स, मैं आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। एनसीएफ 2005। फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि एनसीएफ का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। कि एनसीएफ का जो फुल फॉर्म है वो एक बार देख लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ये आपका एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय, इसका मतलब फ्रेंड्स राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और रूपरेखा। ये एनसीएफ का फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है फ्रेंड्स। और इसका कुछ ऐसा है क्या कि स्टूडेंट के ऊपर ये एनसीएफ बनाया गया। ये शिक्षा नीति जब बदलती है तो कुछ टॉपिक उसमें चेंज किए जाते हैं, कुछ उसमें मिलान होता है। तो इसके तरफ से सीटेट में भरमार क्वेश्चन आने लगे हैं। आइए फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। क्या कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है क्या कि एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एक ऐसा दस्तावेज है कि जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और कैसे पढ़ाएं। फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें यह बताया गया है कि बच्चों को जो टीचर है वो किस प्रकार से पढ़ाए और कैसे पढ़ाया जाए। इस प्रकार में पहले पॉइंट में चर्चा की गई है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2, इसमें एनसीएफ की उत्पत्ति देख लीजिए फ्रेंड्स। ये राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की जो उत्पत्ति हुई है फ्रेंड्स, ये हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनकी जो सभ्यता और प्रगति नामक निबंध एक उन्होंने लिखा था, उससे हुई है इसकी एनसीएफ की उत्पत्ति। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एनसीएफ का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया है और जिसमें भाषाएं कितनी थी? 22 भाषाओं का उल्लेख किया भी गया था 8वीं अनुसूची में। 22 भाषाएं फ्रेंड्स, एक बार आइए देख लेते हैं क्या 22 भाषाएं थी। आइए एक बार थोड़ा नजर 22 भाषाओं पर भी डाल लेते हैं, क्या 22 भाषा। आइए, असमिया, असमिया, बोडो। फ्रेंड्स, इन भाषाओं जो अनुसूची में थी, वो जो भी भाषाएं 22 भाषाओं, उन्हीं पर ये चर्चा की गई है। तो बोडो, बंगाली, बंगाली, डोंगरी गुजराती, डोंगरी गुजराती, गुजराती के बाद भाई फ्रेंड्स हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी मैथिली, कोंकणी मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और लास्ट जो आपकी उर्दू। ये आपकी जो 22 भाषाएं हैं, ये एनसीएफ जो संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई थी,
उन भाषाओं को लिया गया है फ्रेंड्स, कौन? असमिया, बोडो, बंगाली, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो आइए नेक्स्ट जो आपका पॉइंट क्या है कि एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल यानी कि जो प्रोफेसर सर थे वो यशपाल समिति की अध्यक्षता में तैयार किया गया था ये एनसीएफ। और ये जो पॉइंट व्यू इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछ जाता है कि संविधान से रिलेटेड ये भाषाएं जो आपकी ये लैंग्वेज भाषा हैं इनको बहुत पूछा जाता है। और आइए नेक्स्ट क्या है कि एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं फ्रेंड्स, आइए मैं उन पर चर्चा करता हूं। नंबर 1 कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे क्या कि जो बच्चों को ज्ञान सिखाया जा रहा है कि उसको बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए जिससे बच्चा सीखने में अधिक उत्सुक हो। तो ऐसे करके ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। नंबर 2 क्या कह रहा है कि पढ़ाई को रटंत, फ्रेंड्स इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप क्या कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। आप लोग समझ गए हो कि रट्टा मार और ये प्रणाली जो है रटंत प्रणाली को नो बिल्कुल एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने इस चीज को बिल्कुल नकार दिया है, बिल्कुल निगेटिव मान लिया है इसको क्या कि रट्टा मारना बंद करो, बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। फ्रेंड्स समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि एनसीएफ की जो पुस्तक है वो पुस्तक, जैसे मैं आपको बता दूं, जो इस पाठचर्या के अंतर्गत जो पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, शिक्षा जो होनी चाहिए फ्रेंड्स वो होनी चाहिए वाल केंद्रित। फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि जो शिक्षा केंद्रित होती है या पुस्तक केंद्रित वो होनी ही नहीं चाहिए, शिक्षा केवल वाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा उनको प्रदान की जाए। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि परीक्षा को अधिक लचीलापन, फ्रेंड्स लचीलापन फ्लेक्सिबल और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए। क्या कि जो गतिविधियां छात्र करेगा वो साल में एक बार ना करके फ्रेंड्स कई बार लगातार हम गतिविधियां कराएंगे तो छात्र उसमें सीखने में समर्थ रहेगा, सामंजस्य की भावना प्रकट करेगा। फ्रेंड्स समझ गए होंगे। और जो लास्ट पॉइंट है क्या कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति फ्रेंड्स आस्थावान विद्यार्थी, यानी कि फ्रेंड्स आप थोड़ा समझने का प्रयास करें क्या कि पहले बालक स्कूल में क्या करता है कि क्या पहले खिड़की तोड़ता है, दूसरे दिन मेज तोड़ता है, तीसरे दिन दरवाजा तोड़ता है और इंटर करने के बाद फ्रेंड वो हाईवे पर बस तोड़ता है। फ्रेंड्स आस्थावान कतई बिल्कुल नहीं होना चाहिए विद्यार्थी, ऐसा तैयार किए जाएं जो आस्था के प्रति ना। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि ये कुछ पॉइंट थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, आगे चलते हैं। और जो पॉइंट्स थे नेक्स्ट टॉपिक के तो वो इस प्रकार है। और फ्रेंड्स नेशनल कैरिकुलम का तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या है फुल फॉर्म। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये तो आप समझ ही चुके हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं क्या कि जो सीखना है वो सामाजिक व सक्रिय गतिविधि होना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स ये पॉइंट बोल रहा है कि अगर बच्चा सीख तो समाज से रहा है लेकिन जब वो सक्रिय एक्टिव नहीं है, आपने देखा होगा कि जो हम लोग घर में अलाउड का प्रयोग करते हैं उसमें होता है एक एक्टिव और एक होता है थोड़ा जो स्लो हो जाता है, तो वो होता है पॉइंट। तो एक एक्टिव कर देंगे तो स्पीड हार्ड हो जाती है, उसको स्लो कर देते हैं तो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो वही कह रहा है ये पॉइंट क्या कि सीखना तो समाज से है लेकिन सक्रिय नहीं है, गतिविधि करने के अनुसार अगर बच्चा सक्रिय नहीं तो क्या सीखेगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं। तो कहता सक्रिय होना अनिवार्य है। ये नेक्स्ट फ्रेंड क्या, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि सीखने में यांत्रिकता एक ही बार डेली 3-2-5 होता है, 3-2-5 होता है, 3-2-5 होता है, 3-2-5 होता है, वो रटंत्र प्रणाली। और जो यांत्रिक बार बार ऐसा डेली शिक्षक आता है स्कूल में, डेली आसे अनार पढ़ाते है और चला जाता है, तो ये ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। क्या
कि एक ही अक्षर को बार बार ना पढ़ाया जाए, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए इसको। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सीखने में डर, डर, अनुशासन, डंडा लाठी बंद। ये सीखने में क्या है कि बच्चे को मारना नहीं है, कि डंडे की चोट पे बच्चे को नहीं सिखाना है, और कड़ा जो अनुशासन है कि बच्चे से बोलिए आप यहां बैठो, आप इसके अलावा कुछ नहीं करोगे फ्रेंड्स, तो बच्चा क्या अनुशासन में होकर क्या शिक्षा सीख सकता है, अधिगम कर पाएगा? आप बड़ा सा डंडा लेके उससे बोल रहे हो, तूने कार्य क्यों नहीं किया, तूने काम क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, क्या वो डर के मारे दूसरे दिन क्या कॉलेज आएगा? क्या नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो इन्हीं चीजों को देखकर एनसीएफ करिकुलम प्रोफेसर यशपाल जी ने पॉइंट व्यू दिया है क्या कि अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष में होना चाहिए। क्या फ्रेंड्स कि अनुशासन की जगह कहानियां सुनाइए, वो भी संतोषजनक होनी चाहिए। कहानियां सुनाकर स्टूडेंट को आनंद आएगा, पहेलियां सुनाकर स्टूडेंट मनोभावित होगा और उसमें संतोष की भावना प्रकट होती। क्या फ्रेंड्स, डर दूर भाग जाएगा। समझ गए होंगे हमारा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बालक को मैंने फ्रेंड्स बोल चुका हूं कि बाहरी ज्ञान से ही जोड़ा जाए। क्या, एक तो स्कूल, घर, समुदाय आदि एवं जगह महत्वपूर्ण माना जाए कि फ्रेंड्स क्या कि बच्चे को जो भी सिखाओ वो आसपास के पर्यावरण से रिलेट करके सिखाओ, बच्चा सीख जाएगा। और उसकी भाषा कौन सी होनी चाहिए, मातृभाषा, मदर टंग, यानी कि क्या कि जो हमारी मातृभाषा, मातृभाषा स्टूडेंट क्या है, ये आपकी प्रथम भाषा होती है। प्रथम भाषा, बच्चे की प्रथम भाषा या प्रथम पाठशाला क्या है, घर परिवार। और हमारी जो द्वितीय भाषा होती है वो स्कूली, स्कूल्स में जो सिखाई जाती है वो द्वितीय भाषा होती है। तो मातृभाषा संस्कृत को भी सम्मान दिया जाए। फ्रेंड्स समझ गए होंगे पॉइंट क्या कि मातृभाषा तो सीखेगा ही सीखेगा, बच्चे को संस्कृत में रुचि लाने का भी अवसर दिया जाए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि बहुभाषिक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट, क्या कि बहुभाषा कक्षा शिक्षण की 3 भाषाओं में, यानी त्रिसूत्र क्या है कि बहुभाषा का मतलब ये है क्या, मैं इधर ही लिख देता हूं बहुभाषा। एक बार समझेंगे क्या है बहुभाषा कि बहुभाषा में कोई छात्र को राजस्थानी आती है जो राजस्थान में बोली जाती है, किसी को पंजाबी आती है जो पंजाब में बोली जाती है, किसी को आती है नेपाली जो नेपाल में बोली जाती है, किसी को आती है उर्दू जो उर्दू से बोली जाती है। क्या फ्रेंड्स, उर्दू वाला नेपाली सीखेगा, नेपाली वाला उर्दू सीखेगा, पंजाबी राजस्थान से सीखेगा और राजस्थानी पंजाब से सीखेगा। रिलेट करके बच्चा बहुभाषा सीखने का प्रयास, प्रयत्न सब करेगा और अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उसे प्राप्त होगा। फ्रेंड्स समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या कि इसमें भाषा के 4 कौशल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, सी टेट का आने वाला हर सब्जेक्ट का पॉइंट है ये क्या कि बहुभाषा का जो पॉइंट क्या है कि सॉरी कि जो हमारे कौशल हैं, कौशल पे मैं बात कर रहा हूं, कौशल क्या है, आइए एक बार कौशल देख लेते हैं क्या है कौशल। और 4 कौशल हैं क्या कि शुभोपली, मैं लिख देता हूं यहाँ फ्रेंड्स, ये सूत्र के माध्यम से भी शुभोपली, शुभोपली फ्रेंड्स क्या है शुभोपली, कौशल 4 होते कौन कौन से, सुनना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। फ्रेंड्स ये आपके 4 कौशल होते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये कौशल इनमें प्रयुक्त होने चाहिए फ्रेंड्स। और क्या है इसके अंतर्गत, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी प्रकार की सूचना को ज्ञान ना माना जाए, कि कोई सूचना उसे मिली उसको वो बच्चा ज्ञान ना समझे। ये भी एक पॉइंट बताया गया है क्या कि ज्ञान को ज्ञान तक ही सीमित रखा जाए, उसे कोई सूचना ज्ञान के माध्यम से ना दी जाए। कोई इंपॉर्टेंट सूचना हो वो चलेगी, बशर्ते आप डेली वही सूचना दोगे क्या कि अखबार में छपा था एक एक्सीडेंट, 4 की मौत, ये फलानी फलाना हुआ, ये ऐसे, इसको कोई ज्ञान से रिलेट ना किया जाए, इस पे भी चर्चा की है। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली, यानी कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा है उसमें शिक्षण सूत्र कैसे होना चाहिए, क्या होनी चाहिए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं सूत्र के मान कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि सूत्र कह रहा है कि स्टूडेंट को जो चीजें ज्ञात हैं, जो जानता है
उससे मैं अज्ञात की ओर ले जाऊंगा, जिससे फ्रेंड्स सीखने में आसानी होगी और सामंजस्य भी होगी। मैं अगर अज्ञात पहले सिखा दूं, ज्ञात बाद में सिखाऊं, क्या बच्चा सीख पाएगा? नहीं। तो इसीलिए ज्ञात वस्तु में पहले, अज्ञात बाद में। नेक्स्ट क्या है? अमूर्त से मूर्त की ओर। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र, ये तीन सूत्र तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि मूर्त जो दिखने वाली चीजें हैं फ्रेंड्स, क्या कि दिखने वाली चीजों से रिलेट करके हम ना दिखने वाली चीजों तक सिखाएंगे। जो ना दिखने वाली चीजें होंगी उस तक मैं दिखाऊंगा। क्या कि मूर्त मीन्स पहले तो हम उसको दिखाएंगे, कोई स्पॉट उसके सामने रख देंगे, उससे उसके बारे में चर्चा करने को कहेंगे, लेकिन कुछ समय बाद जब वो सीख जाएगा तब उससे बोलेंगे अब ये अमूर्त चीज के बारे में उस पर चिंतन कराऊंगा, तब बच्चा सीखने की ओर उत्सुक होगा और सीखने में मददगार होगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सरल से जटिल की ओर। फ्रेंड्स मैं आज यहां सीखते हैं, मैं आज आ छोटा आ सीखा है, मुझे सरल तो लग रहा है, लेकिन जब नहीं सीखा था तब तो जटिल लगा होगा। तो आज मैं इसको सीख गया हूं तो ये सरल हो गया। इससे बनने वाला जो शब्द है वो आम मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने आ सीखा है तो आम तो मुझे जटिल ही लगेगा ना। तो मैं जब आम सीख गया हूं तो फ्रेंड्स क्या कि आम का पेड़, एक वाक्य लिख दिया मैंने, आम का पेड़। अब जब मैं आम सीख गया हूं, शब्द सीखा, लेकिन वाक्य नहीं सीख पा रहा हूं, फिर भी हमारे लिए वाक्य क्या जटिल। ये नहीं सीखा था तो ये भी था क्या जटिल था, और जब सीख गए तब ये सरल हो गया, अब ये जटिल हो गया। जब आम मेरा सीख गए, जब आम हमारा सरल हो गया, तो वाक्य बनाने में जटिल कठिनाई आई, तो वाक्य भी हम बनाने लगे। तो इस हिसाब से क्या कि सरल से जटिल की ओर। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, इन चीजों, इन सूत्रों का भी अधिक प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक छात्रों को सिखाते वक्त इसी क्रिया प्रतिक्रिया पर चले और मोस्टली बाहरी वातावरण से जोड़ के या रिलेट करके उसको शिक्षा दें, तो ज्यादा सीखने में मदद करेगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो जो मैं चल रहा था उसके नेक्स्ट पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या कि उसके नेक्स्ट चलते हैं, क्या कि दंड सजा। फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप कि दंड और सजा अगर बच्चे को दोगे तो कॉलेज में जो होने वाली भावना है वो हीन भावना प्रकट करेगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जब हम भी पढ़ते थे तब डंडा तुड़ाई हमारी भी होती थी, गालों पे हमारे भी मारा जाता था और दो चार कनपट्टी पे भी मारा जाता था। डंडा बहुत बजा है, लेकिन आज क्या है कि डंडा और दंड सजा सब बंद, नो, क्योंकि धारा 17 शिक्षक को नौकरी का खतरा, इस पर चर्चा तो चल रही है, बशर्ते क्या है फ्रेंड्स, इसको सीमित ही नहीं बशर्ते बंद ही कर दिया जाए। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट कि सह शिक्षक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा जाए। जो सह शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं तो बच्चों के अभिभावकों भी को भी उसमें रिलेट किया जाए, उसमें समाहित किया जाए कि क्या आपका बच्चा पढ़ने में असमर्थ है या पढ़ने में समर्थ है, कि क्या पढ़ने में कहीं कठिनाई महसूस कर रहा है या पढ़ने में एकदम रेडी है। तो फ्रेंड्स गतिविधियां करने से पहले अभिभावक को भी उसमें रिलेट किया जाए या जोड़ा जाए। आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्या कि विशाल पाठ्यक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट के लिए आप समझ जाइए, क्या कि विशाल पाठ्यक्रम, क्या बच्चा बस्ता लादे मरा जा रहा है, पसीना नीचे से ऊपर आ रहा है, पढ़ने में जीरो है, क्या रिलेट करने में समर्थ है, क्या पढ़ने में समर्थ होगा? नहीं। पहले का भारी किताबें, मोटी रामायणी किताबें, क्या बच्चा पढ़ने के लिए क्या एमसीए की तैयारी कर रहा है बच्चा? नो। तो मोटी किताबें एंड शिक्षा प्रणाली का असफलता की ओर ले जाने के लिए प्रतिक्रिया कही जाती थी, क्या कि मोटी किताबें दोगे, बच्चा क्या रामायण गाएगा? क्या एमसीए की कोचिंग कर रहा है बच्चा? दो में पढ़ता है तो दो जैसी बुकें होनी चाहिए, लेकिन ये मोटी किताबें एंड कोई विशाल भंडारा थोड़ी ना करवा रहा है। तो विशाल पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, बच्चे को सीमित ज्ञान। और आगे क्या कि बच्चों की किताबों को संदर्भात्मक तथा बाहरी जीवन, नोटेड पॉइंट, क्या कि किताबों को संदर्भ रहित होना चाहिए, कि उसमें संदर्भ भी हो और जो बाहरी जीवन से जुड़ी हुई उसमें बातें लिखी हों उससे रिलेट होना चाहिए, बच्चा तब जाके सीखेगा। अब दे दिया क्या
कि बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्या है कि बच्चा 2 में पढ़ रहा है और यूपीएससी का नोट पढ़ाओ, क्या पढ़ पाएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए संदर्भ रहित दो का है तो दो का संदर्भ, और वो भी कैसा? बाहरी जीवन से जुड़ा होना चाहिए। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। फ्रेंड्स, मैं भी पुस्तकालय जाता था। पुस्तक क्या होता था कि आज आपको हिस्ट्री मिलेगी, 5 दिन बाद आप इसको जमा करेंगे, आपको जियोग्राफी मिलेगी, 10 दिन बाद इसको जमा करेंगे, आपको हिंदी मिलेगी। लेकिन मुझे पढ़ना है आज क्या? मुझे पढ़ना है कला, तो मैं हिंदी क्यों लूंगा और क्यों पढ़ूंगा? तो इस पे भी चर्चा की है क्या कि बच्चा पुस्तकालय स्वयं जाए और स्वयं ही बुक चुने, और चुनकर जो उसका मन करे वो बुक चुनकर अपने मतलब जो ज्ञान में है उसको तरकीब आगे बढ़ाए। तो फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट एक होना चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि मूल्यों का जो उपदेश है उसको उपदेश ना दिया जाए, उसको वातावरण से रिलेट करके स्थापित कर दिया जाए। कि छात्र को क्या उपदेश, क्या कथा हो रही है, क्या भागवत कराना चाहता है स्टूडेंट, क्या स्कूल में वातावरण को जोड़ेगा तभी तो वो स्थापित होकर सीख पाएगा। तो ये भी पॉइंट रिलेट होके वातावरण से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का जो प्रमुख सूत्र है, सूत्र क्या? बिना भार के शिक्षा। बच्चा 2 में पढ़ रहा है, बच्चे का वजन 20 किलो है, किताबों का वजन 15 किलो है, पसीना ऊपर से नीचे हो रहा है, बच्चा घंटा नहीं सीख पा रहा, क्या सीखेगा? बिना भार की शिक्षा उतना ही सिखाओ जितना क्या कि संदर्भ हो, संदर्भात्मक और बाहरी ज्ञान से ज्यादा रिलेट किया जाए। फ्रेंड्स, समझ गए होंगे हमारे पॉइंट्स। आइए नया क्या है कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत क्या कि मानसिक स्तर, जो बच्चे का मानसिक स्तर है, योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण करना है। क्या कि बच्चे का आईक्यू लेवल है 25 और आप सिखा रहे हो इंटर लेवल का, तो बच्चा क्या पढ़ेगा? क्या उसमें झंडा गाड़ लेगा? नहीं कर पाएगा। तो बच्चा क्या कि मानसिक योग्यता के अनुसार बच्चे को पढ़ाया जाए और पाठ्यक्रम निर्धारण करके पढ़ाया जाए। ये नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क का एक पॉइंट है, पॉइंट नोट करें। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य को बढ़ावा देना। क्या कि फ्रेंड्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चा जानता है 26 जनवरी 15 अगस्त को क्या कि नहीं सर बोल रहे थे एक पहेली याद करके आओ, क्या बच्चा पहेली गाने जाया है? क्या 15 अगस्त पहेली के लिए आया है? क्या 26 जनवरी की कविता के लिए आया है? नहीं। उसमें सिखाया ये जाए क्या कि सौंदर्य, क्या कि जवाहरलाल नेहरू क्या थे, उन्हें क्या पसंद था, वो किनसे प्रेम करते थे, जो गांधी जी थे वो क्या थे, वो किनसे प्यार करते थे या किससे प्रेम करते थे, क्या उन्होंने किया देश के लिए। यूं इस तरीके से बच्चों को रिलेट किया जाए। बच्चे को क्या है स्टेज पर क्या रामायण सुनाने के लिए 15 अगस्त मनाई जाती है? नो। 15 अगस्त क्यों मनाई जाती है उसके बारे में चर्चा की जाए। पॉइंट भी नोटेड क्या कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा मनोरंजन ना करा के उनको सौंदर्य को मतलब बढ़ावा दिया जाए। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या कि बालकों के चहुमुखी विकास। फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप कि चारों तरफ का जो वातावरण एनवायरमेंटल है उससे अगर आधारित पाठचर्या होगी तो बच्चा सीखने में समर्थ होगा ना। तो ऐसा ही होना भी चाहिए कि बच्चे का चौमुखी विकास के लिए क्या कि विकास के लिए आधारित पाठचर्या होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट बी नोटेड। क्या कि अगर समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी विकास क्या है कि समावेशी शिक्षा, कोई बच्चा विकलांग है, कोई बच्चा लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा भी होगा और कोई अमीर भी होगा, लेकिन उन सबको ना देखते हुए फ्रेंड्स क्या कि सभी को समायोजित करके एक क्लास में समायोजित करके समान शिक्षा दी जाए। पॉइंट ये बता रहा है कि उसमें समावेशी वातावरण होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये बच्चा लंगड़ा है, ये नहीं सीख पाएगा, इसे हटाओ, ये अमीर बाप की औलाद है, इसको आगे बिठा के शिक्षा पढ़ाओ। नहीं, ये गरीब का है, इसको पीछे सारे को बिठा दो। ऐसा शिक्षा नहीं कहती है। एनसीएफ 25 क्या कहती है? सभी विद्यार्थियों को हेतु समावेशी वातावरण यानी कि समायोजित के अनुसार ही बच्चे को पढ़ाएं। तो
ज्यादा बेटर है। और अगर ऐसा तो तब होता, आजकल प्राइवेट कॉलेज में अभिभावक फीस भरते भरते मरा जा रहा है, बच्चा पढ़ते मरा जा रहा है, क्या रामायणी शिक्षा का ज्ञान पढ़ा रहे हैं क्या? कि नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए और समावेशी वातावरण ही होना चाहिए। इस प्रकार से बालक को पढ़ाया जाए तो पढ़ाने में सफल होगा, टीचर का भी लोडेड कम होगा ना। बच्चे को मोटा ज्ञान दोगे, क्या बच्चा सीखने के लायक है वो मोटा ज्ञान? नहीं है, टीचर मरा जा रहा है, बच्चा सीखने में रटन प्रणाली लगाए हुए है, रट्टा मार टीचर डंडा पकड़े हुए है, सीखेगा क्यों नहीं? अरे मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, क्या बच्चा सीखेगा? नहीं सीख पाएगा। तो इसीलिए समावेशी शिक्षा एंड समावेशी वातावरण होना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरे पॉइंट समझ में आए होंगे ये। और सी टेट का एग्जाम चल रहा है, इसलिए क्या कि ईबीएस का पोर्शन स्लॉथ पेड़ पौधे भूल जाइए, परिवार एंड एनसीएफ को रट लीजिए, आपकी कुंजी होगी सीटेट एग्जाम को निकालने की, चाबी होगी। मैं मंथ ब्लॉक करता हूं चाबी खोलने के लिए, सीटेट एग्जाम क्वालिफाइड होगा आपका। अगर एनसीएफ ना पढ़ा हो, अभी वीडियो देख लें और एनसीएफ पढ़कर जाए, क्योंकि रट्टा मार विधि, रट्टा बच्चा रटने पे तो बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है। रट्टा मार एक ही विधि क्या कि मतलब रटते 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 बच्चा पसीना लस्त पस्त हो जाता है, बच्चा नहीं सीख पाता है, वो विधि को नकार दिया गया है। और फ्रेंड्स, जो आप वातावरण के अनुरूप, बाहरी ज्ञान के अनुरूप बच्चे को सिखाते हैं, वो बच्चा सीखने के रिलेट करता है और सीखने में समर्थ भी रहता है। फ्रेंड्स, आई होप हमारी वीडियो समझ में आई होगी। तो एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट में समझ रहे होंगे क्या रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं। एक हमारा चैनल जो है एसपी स्टडी 80 को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आपका मनोबल, हमारी मेहनत, इसको देखते हुए थोड़ा लाइक वाला भी बटन दबा दें और शेयर वाला करते रहें। फ्रेंड्स, यही है मैं कामना करता हूं, अच्छे भविष्य के लिए आप उत्तीर्ण हो जाएं, ऊपर जाएं। ओके, धन्यवाद।